वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का यूपीएससी पीईटी का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आ चुका है। हम आपको दोस्तों आज से जो है हिस्ट्री का जो है प्रश्न कराएंगे या हिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज सलूशन कराएंगे, जो कि हिस्ट्री 5 नंबर का पूछा जाता है और 5 नंबर का आप लोगों का आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले आप लोगों को हम इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बाद में कराएंगे। और ऐसा हम आपको बताएंगे, यह 5 नंबर जो है आप लोगों का जो प्राचीन इतिहास से आधुनिक प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से मिला के 5 नंबर आप लोगों का जो होता है, उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस सिर्फ आप हम जो बताएं उसे याद कर लीजिएगा ज़रूर। ऐसा आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं यह वादा करता हूँ, आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को देखिएगा। यदि आप लोग 5 में 5 नंबर नहीं लाए तो आप लोग हमें बताइएगा। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों सबसे पहला चैप्टर का नाम है। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं। सबसे पहले नाम है जब सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको और किस नाम से जानते थे? इसको जो है दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। क्या दोस्तों, थोड़ा राइटिंग जो है दोस्तों सही नहीं जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद और दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। आप लोग लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। यही 2 चीज़ आप लोगों को पूछ लेगा, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो है 4 सभ्यताएं और थी। कौन कौन सी दोस्तों? 4 सभ्यताएं और थी। चलिएगा बताते हैं, 4 सभ्यताओं में से कौन कौन सभ्यता थी। चलिएगा, इस समय 4 सभ्यता और थी ना। जैसे एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। 4 सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। फिर एक जो है सिंधु सभ्यता आप लोगों की तो थी। फिर एक आप लोगों की थी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। फिर इसमें देखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सभ्यताएं किस नदी के किनारे बसी हुई थी। चलिएगा इसे भी देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये आप लोगों की दजला फरात नदी के किनारे बसी थी। क्या दोस्तों? दजला फरात, दजला फरात नदी के किनारे बसी थी। मिस्र की सभ्यता आप लोगों की जो है दोस्तों नील नदी के किनारे बसी हुई थी। नील नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता आप लोगों की जो है दोस्तों सिंधु के किनारे बसी थी, सिंधु नदी के। फिर उसके बाद चीन की सभ्यता आप लोगों को कहाँ? पीली नदी के किनारे बसी हुई थी। अब देखिएगा, इतना आप लोगों को बता दिए। इस समय जो है 4 सभ्यताएं थी, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं मेसोपोटामिया के लोग। ये जो थे, एक लोग थे वहाँ के मेसोपोटामिया वाले लोग जो थे, ये मेसोपोटामिया, वे लोग क्या दोस्तों सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते थे? जानते हो? सिंधु सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, मेलुहा सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे। अब देखो, इसके जो है हम समय काल की बात कर लेते हैं। समय काल इसका जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिए गए हैं। हम लोग जो है रेडियो कार्बन परीक्षण जो हुआ था, रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से, C14 के हिसाब से आप लोगों को डेट बताते हैं, यही आप लोगों को पूछेगा। 2350 से दोस्तों 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय में हुआ था। उस समय जो है उल्टा चलता था, पहले 2350 आएगा, फिर 1750 आएगा। यही आप लोगों का डेट रहेगा जब भी पूछेगा पेपर में, 2350 से 1750 यही वाला पूछेगा। अब फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ था, कैसे पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है, कैसे नहीं है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे एकदम बारी बारी से। सिंधु सभ्यता के अतीत के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। अतीत के बारे में कैसे यहाँ पर पता चला था सिंधु घाटी सभ्यता है क्या नहीं है ना।
सबसे पहले आप लोगों को क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कराची से लाहौर के लिए जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से कहाँ तक, कराची से लाहौर, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी समय जो है खुदाई, जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था तो जहाँ पड़ेगा जगह जहाँ बिछाया जाएगा वहाँ थोड़ा बहुत तो खोदा तो जाएगा ही। जब खोदा जा रहा था तो वहाँ पर जो है कुछ जो है ऊंचे टीले मिले तो वहाँ पर जो है और खुदाई की गई तो एक सभ्यता ही मिल गई ना। तो कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी में खुदाई करते वक्त जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था। यह पूछ लेगा कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कराची से लाहौर से, और किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में ना। इसी के शासनकाल में जो है खुदाई हुआ तो जो है दोस्तों पता चला। फिर उसके बाद अब आगे चल लेते हैं। दो भाई थे, एक तो जॉन और एक था विलियम बर्टन बंधु थे, जिनके द्वारा जो है रेलवे लाइन को बिछवाया जा रहा था। चलिएगा आगे देख लेते हैं। अब आगे आप लोगों को हम बताएंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी से सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ की लिपि के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दोस्तों यहाँ की लिपि जो है दोस्तों चित्रात्मक है। जैसे जो कुछ भी मिलता था, जैसे यहाँ पर मान लो बर्तन भी मिले तो यहाँ पर कुछ इस बर्तन पर चित्र जैसा बना रहता था, कुछ लिखा जैसे लिखा है जो चित्र जैसा बना रहेगा ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बर्तन पर लिख देते हैं दुकान का नाम, जैसे कुछ भी हमारी दुकान का नाम बताया हुआ ना, वैसे उसी समय जो बर्तन बनाते थे उनका जो है दुकान का नाम चित्र के जैसे दर्शा दिए जाते थे। और यह लिपि जो है दोस्तों अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है, इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अभी कोई पूछ लेगा, पढ़ नहीं पाया, अभी कोई इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। और सबसे पहले दोस्तों इस लिपि को पढ़ने का प्रयास एक अंग्रेज किए थे, उस अंग्रेज का नाम है वेडेन। सबसे पहले अंग्रेज किए थे, जो अंग्रेज था वह था वेडन जो है दोस्तों यह कौन था, अंग्रेज था। और जो सबसे पहले भारतीय जो प्रयास किए उसका नाम था नटवर झा। ये कौन थे, ये भारतीय थे ना। आप लोगों से पूछ लेगा यहाँ की लिपि जो है अभी तक चित्रात्मक लिखा है या भाव चित्रात्मक, पढ़ा नहीं गया है। यहाँ की लिपि जो है दोस्तों एक चीज़ और खासियत है, यह लिपि जो है यहाँ दाएं से शुरू होकर बाएं तरफ जाती है। शुरुआत कहाँ होती है, दाएं से। जैसे आजकल के समय में हमारा जो है बाएं से शुरू होकर दाएं जाती है ना, लेकिन उस समय क्या है, बाएं से शुरू होकर दाएं जाएगी, फिर जब एक लाइन हो जाएगा फिर यहाँ से शुरू होगी, बाएं से शुरू होकर दाएं जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ख़त्म, ऐसे 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 होती है ना। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। जब ऐसे ऐसे चल रही है लिपि तो इसे क्या नाम दे देते हैं, सर्पिलाकार। इस लिपि को सर्पिलाकार, पूछ लेगा किस लिपि को सर्पिलाकार कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को सर्पिलाकार कहते हैं ना। और इस लिपि को बुस्टोफेदन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, लिपि पर जो है दोस्तों आप लोगों का 64 जो है चिन्ह है। फिर उसके बाद चित्र के अक्षर कितने बने हैं, 64 आप लोगों का चिन्ह, लिपि पर 64 चिन्ह है। फिर उसके बाद चित्राक्षर जो है 250 से 400 जो है चित्राक्षर बने हुए हैं, मतलब चित्र के अक्षर। अभी बताएं जैसे बर्तन पर चित्र के अक्षर बने रहते हैं, कुछ लिखा नहीं जाता है, और इसे आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया है। फिर उसके बाद लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, पूछ लेगा प्रश्न से। लिपि का साक्ष्य जो है हड़प्पा का एक कब्रिस्तान है, हड़प्पा का एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है यच, कब्रिस्तान यच से मिला हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है
जो मोहरे थी मोहरों पर बना हुआ था लिपि, मोहरों पर। फिर उसके बाद और कहाँ से, बर्तन पर, मृद भांड पर लिपि के साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद सूचना पट्ट, जैसे सूचना का, जिस पर सूचना लिखा जाता था, सूचना पट्ट पर भी लिपि का साक्ष्य मिला। इतने जगह से लिपि का साक्ष्य मिला। अब आइएगा, अब इतना हमने आपको बता दिया, सिंधु सभ्यता के अतीत के बारे में भी बता दिए। अब फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे हड़प्पा का खुदाई, हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। चलिएगा, उत्खनन। देखो, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जॉन और विलियम बर्टन के द्वारा, तो वो लोग जो है सरकार के पास भेज देते हैं, भैया यहाँ पर जो है एक सभ्यता लगता है, कुछ यहाँ पर बहुत ठोस चीज़ दबा हुआ है, सरकार को बता दिया जाता है। तो सरकार जो है सोचती है चलो ठीक है भाई, खुदाई करवाएंगे। फिर उसके बाद खुदाई करवाने के लिए क्या करती है, एक टीम जो है भेज देती है। टीम में कौन रहते हैं, दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी ना। ये जो दयाराम साहनी थे, किसके नेतृत्व में काम करते हैं, किसके नेतृत्व में काम करता है, इसका मेन हेड जो रहता है वह कौन रहता है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल मतलब क्या दोस्तों, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की क्या करते हैं, खुदाई शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद चलिएगा आगे देख लेते हैं। देखो, खुदाई शुरू करवा दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम हमने आपको बता दिए, यहाँ पर विस्तार के बारे में बता देते हैं। क्या दोस्तों, अभी एक एक चीज़ को एकदम बिल्कुल बारीकी से सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कर देंगे, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा आप लोगों का। विस्तार के बारे में बता देते हैं ना। विस्तार देखिएगा ना, सबसे पहले आप लोगों को बना देते हैं, ये आप लोगों का पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब देखिएगा, पूर्व में सबसे पहले पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में आप लोगों का जो है आलमगीरपुर आ जाएगा, पूरब में आलमगीरपुर। दोस्तों थोड़ा राइटिंग जो है सही नहीं जा रहा है, माफ़ करिएगा। पूरब में आलमगीरपुर आ जाएगा और पश्चिम में, एक मिनट, पश्चिम में दोस्तों आप लोगों का सुतकांगेडोर आ जाएगा, पश्चिम में सुतकांगेडोर, और उत्तर में आप लोगों का मांडा आ जाएगा, सबसे उत्तरी स्थल आप लोग लिखिएगा। दक्षिण में आप लोगों का दैमाबाद आ जाएगा ना। अब देखिए, ये आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में है। फिर उसके बाद सुतकांगेडोर जो है दोस्तों आप लोगों का बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। मांडा आप लोगों का जो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है। दैमाबाद आप लोगों का जो है महाराष्ट्र में है ना। अब देखिएगा, महाराष्ट्र में है, आप लोग राज्य लिख दिए कहाँ पर। अब उसके बाद बता देते हैं किस नदी के पास है, कभी कभी नदी भी पूछ लेता है ना। ये आलमगीर आप लोगों का मेरठ के हिंड नदी, हिंड नदी आप लोग लिखिएगा। सुतकांगेडोर आप लोगों का दस्त नदी। मांडा आप लोगों का दोस्तों यह जो है चिनाब, चिनाब के। फिर दैमाबाद आप लोगों का दोस्तों परवरा नदी, परवरा नदी। उम्मीद करता हूँ विस्तार आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब चलिएगा आगे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं आगे क्या हुआ। अब देखिएगा, आप लोगों को ये चीज़ बता देते हैं। अब आप लोग को सीधे जो है स्थल वाला चीज़ बताएंगे। स्थल मतलब एक एक स्थल को देखेंगे, लगभग 10 स्थल है। एक एक स्थल को देखेंगे और उस स्थल से क्या चीज़ प्राप्त हुआ, यह जो है पेपर में बहुत बार पूछता है। सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई हमने आप लोगों को बता दी थी 1921 में सर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? साहनी द्वारा, सर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। इतना समझ में आया। फिर यह जो है हड़प्पा कहाँ पर दोस्तों है? यह रावी नदी, पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है, इतना याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हड़प्पा स्थान को दो भागों में बांटा गया था। एक दोस्तों आप लोगों का पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था, जिसमें दोस्तों पश्चिमी भाग में बांटा गया था और एक पूर्वी भाग में बांटा गया था। अब देखो, पश्चिमी भाग जो है दोस्तों, पश्चिमी भाग पर बड़े लोग रहते थे और पश्चिमी भाग को जो है दोस्तों दुर्ग टीले भी कहा जाता था। दुर्ग टीले, यहाँ पर जो है पश्चिमी भाग में जो थे, जैसे जो घर बने हुए थे उसको जो है घेरा हुआ था, बड़े लोग रहते थे, उनकी सुरक्षाओं के लिए घेरा हुआ था। पश्चिमी टीले को क्या कहते थे? कौन लोग रहते थे? प्रशासनिक वर्ग या बड़े लोग रहते थे? प्रशासनिक वर्ग रहते थे। फिर पूर्वी टीले में कौन लोग रहते थे? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। इतना समझ में आया? अब देखिएगा फिर उसके बाद, और इसी दोस्तों, और इसी जो है पश्चिमी टीले, टीले को या पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग टीले कहते थे। और इसी दुर्ग टीले को माउंट एबी कहा गया। और यह माउंट एबी किसने कहा? मार्टिन व्हीलर ने। प्रश्न में पूछ लेगा कि दुर्ग टीला को माउंट एबी किसने कहा? तो मार्टिन व्हीलर ने कहा था। चलिएगा, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप लोगों को प्रश्न में पूछ लेगा कि हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला था ना। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला था। हड़प्पा से आप लोगों का जो दोस्तों कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? हड़प्पा से साक्ष्य, अब देखिएगा हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य। सबसे पहले स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था। स्त्री, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा ना। फिर उसके बाद आप लोगों का बिने धड़ की मूर्ति, एक मूर्ति मिली थी जिसके गटई नहीं था, गर्दन नहीं था। क्या दोस्तों? बिना धड़ की मूर्ति मिली थी। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सर्वाधिक मुहर अगर पूछ ले प्रश्न में, तो सर्वाधिक मुहर भी हड़प्पा से मिला था, हमने आपको बताया भी है। कब्रिस्तान यच भी हड़प्पा का था, सर्वाधिक मुहर भी हड़प्पा का मिला हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या, आप लोगों को और बता देते हैं, कपास की खेती का साक्ष्य और शव दफनाने का साक्ष्य। क्या दोस्तों? शव दफनाने का साक्ष्य, सर्वाधिक मुहर मिले थे। चबूतरा मिला था, ना। फिर उसके बाद गेहूँ और जौ का साक्ष्य भी मिला था। गेहूँ, जौ, ये भी मिले हुए थे। चलिएगा आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों का हड़प्पा हो गया ना। मोहनजोदाड़ो देखो, मोहनजोदड़ो। अब देखो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या?
मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नकलिस सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है। इसका जो है दोस्तों खुदाई कब हुई थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और यह दोस्तों आप लोगों का सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु के बाएं ओर ना। इतना समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ से क्या क्या मिला था उसे देख लेते हैं। और दोस्तों यह मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के 10 रुपये के नोट पर छपा हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के 10 रुपये के नोट पर छपा हुआ है। यहाँ से देखो दोस्तों क्या क्या मिला था। साच आप लोग लिख लीजिएगा, 10 रुपये के नोट पर छपा है। यहाँ पर दोस्तों दाढ़ी मूछ से युक्त राजा की प्रतिमा मिली थी। पशुपतिनाथ की मुहर। साधु जैसे दाढ़ी मूछ युक्त राजा की प्रतिमा ना, यह साधु की प्रतिमा या दाढ़ी मूछ युक्त राजा की प्रतिमा ना। फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों पुजारी का साक्ष्य मिला ना। कांसे की नृत्य करते हुए नारी, कांसे की नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट यही है, करती हुई नारी। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं। तांबा गलाने की भट्टी मिली थी। तांबा गलाने की भट्टी मिली थी। चलिएगा, मोहनजोदड़ो भी खत्म। अब आगे दोस्तों आप लोगों को हम चन्हू के बारे में बता देते हैं। चन्हू दड़ो ना। चन्हू दड़ो दोस्तों यह जो है एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को औद्योगिक नगर था। जब औद्योगिक नगर था तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है दोस्तों बनती होंगी ना। अब देखो इसकी खोज जो है दोस्तों आप लोगों को कौन किया था? इसकी खोज जो है मजुमदार जी किए हुए थे ना। कौन? एन जी मजुमदार जी ना। चलिए यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या साक्ष्य मिला था। सबसे पहले यहाँ पर कारखाना, देखो औद्योगिक नगर है तो कारखाना रहेगा ना भैया। मनके का कारखाना मिला था, मनके का कारखाना। फिर उसके बाद लिपस्टिक। फिर उसके बाद स्याही का भी कारखाना था। फिर यहाँ पर हाथी का खिलौना लाना था, हाथी का खिलौना। ये सब बनते थे कारखानों में। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, दुर्ग का साक्ष्य नहीं था। क्या दोस्तों? यहाँ पर यह पूछ लेगा, दुर्ग का साक्ष्य नहीं था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा आप लोग, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ता। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ता, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिएगा अब आगे देख लेते हैं आप लोगों का क्या। आगे एक नगर आप लोगों को लोथल के बारे में बता देते हैं। लोथल यह दोस्तों आप लोगों का गुजरात में स्थित एक स्थान है। गुजरात का स्थित स्थान है। और इसका जो है खोज कौन किया था? रंगनाथ राव ने। और यह दोस्तों आप लोगों का भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। अब देखिए आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए थे ना। सबसे पहले यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला था, बहुत इम्पोर्टेंट है। चावल का साक्ष्य वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद चक्की का भी साक्ष्य मिला था, चक्की का साक्ष्य मिला था। फिर उसके बाद है
नाव का साक्ष्य मिला था, नाव का। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों का बंदरगाह, बंदरगाह ना दोस्तों, आप लोगों का बंदरगाह। फिर युग्म समाधान, युग्म समाधान। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोगों का। टोटल हो गया कालीबंगा। कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काली चूड़ी। अब देखो इसका खोज कौन किया था। इसका खोज दोस्तों हम लोगों का अमलानंद घोष जी किए थे। अमलानंद घोष जी किए थे। वो भी ये जो दोस्तों राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। दोस्तों आप लोगों का कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, प्रश्न में पूछ लिया। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। और यह दोस्तों आप लोगों का घग्गर नदी पर, कहाँ पर, घग्गर नदी पर है ना। चलिए अब कालीबंगा के साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगा के साक्ष्य, कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था। एक भी प्रश्न इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। 1 घंटा में मात्र पूरा का पूरा खत्म कर देंगे ना। इसे दोस्तों कालीबंगा को हड़प्पा का तीसरी राजधानी किसने कहा था। हड़प्पा सभ्यता का तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा कहा थे। दशरथ शर्मा, इसे याद कर लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पर कच्ची ईंट या दिनहीन की बस्ती थी। कच्ची ईंट गरीब इंसान आते थे। कच्ची ईंट, प्रश्न में पूछ लेगा कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला था। फिर भूकंप का सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य यहीं पर मिला था। उसके बाद धौलावीरा तो बाद में था। फिर जूता खेत, लकड़ी की फर्श, लकड़ी की नाली बनी होती थी दोस्तों, गरीब लोग रहते थे ना। अलंकृत फर्श, नक्काशीदार फर्श, ये लोग बेचने के लिए बनाते थे। चलिए आगे आप लोगों को बता देते हैं वनावली के बारे में। वनावली के बारे में बताएंगे। वनावली जो है दोस्तों, इसका जो है खोज आप लोगों का रविंद्र सिंह जी किए थे ना। रविंद्र सिंह जी किए थे। और यह दोस्तों हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। और यह वनावली दोस्तों आप लोगों का सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी के तट पर है। चलिएगा अब उसके बाद यहाँ के साक्ष्य के बारे में आप लोगों को, वनावली के साक्ष्य के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं ना। एक एक चीज़ एकदम बिल्कुल बारीकी से पूछ लेगा आप लोगों का। उत्तम किस्म के जौ का साक्ष्य कहाँ मिला था। सबसे बढ़िया जौ का साक्ष्य कहाँ मिला था। जौ का साक्ष्य यहीं पर मिला था। तिल का भी साक्ष्य यहीं पर मिला था। जौ तिल का साक्ष्य भी यहीं पर मिला था। सरसों का भी साक्ष्य यहीं पर मिला था। फिर उसके बाद एक चीज़ आप लोगों से और पूछेगा, कुआं का साक्ष्य कहाँ मिला था। कुआं का साक्ष्य कहाँ मिला था। फिर उसके बाद पूछ लेगा तांबे का वड़ाक्य, तांबे का वाणाग्र। वाणाग्र मतलब जिसमें आप लोगों का बाण रखा जाता था, जैसे महाभारत में गोल नहीं लटका रहते थे पीठ पे, वही है वाणाग्र। चलिएगा फिर आगे देख लेते हैं सुरकोटड़ा। अगला स्थान आप लोगों का सुरकोटड़ा का जो है, इसे खोजा किसने, खुदाई की जगपति जोशी। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और गुजरात में सुरकोटड़ा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। नदी पूछ लेगा, सदी कौर नदी के तट पर।
आप देखिएगा यहाँ से सुरकोटदा का भी साक्ष्य जो है दोस्तों आप लोगों से पूछेगा। एक एक करके हम लोग आप लोगों को साक्ष्य भी बता देते हैं, जो जो साक्ष्य इंपॉर्टेंट है ना। अगर दोस्तों आप लोगों से प्रश्न में पूछे घोड़े का साक्ष्य कहाँ मिला है, क्या प्रश्न में पूछे घोड़े का साक्ष्य, घोड़े का साक्ष्य कहाँ मिला तो सुरकोटदा लगाइएगा। फिर उसके बाद तराजू, तराजू तराजू का सब साक्ष्य पूछे तो भी लगाइएगा। फिर उसके बाद ये पूछेगा विनाश का साक्ष्य, विनाश का साक्ष्य कहाँ से मिला सुरकोटदा। फिर उसके बाद आप लोग रोपड़ देख लीजिए। रोपड़ दोस्तों, रोपड़ रोपड़ की खोज दोस्तों आप लोगों का बीबी लाल की है, लेकिन खनन कौन किया, खनन कौन किया, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था ना। रोपड़ का खोज दोस्तों आप लोगों का यज्ञदत्त शर्मा जी की है, सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, सतलज। खनन ये किए और खोज कौन किया था, खोज भी हम लोगों को लिख देते हैं बीडी लाल। अब देखिए रोपण का साक्ष्य के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, और रोपण से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना। रोपण से आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही साक्ष्य लिखिएगा, मानव, मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले, रोपड़ से। चलिए अब आगे देख लेते हैं आप लोगों को आगे और क्या दिए गए हैं। फिर उसके बाद आगे आप लोगों का होगा धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा दोस्तों आप लोगों का खोज जो है दोस्तों जगपति जोशी जी ने किए हैं। धौलावीरा का खोज जगपति जोशी जी किए हैं, लेकिन खनन कौन किया है, खनन ही आप लोगों से पूछेगा। खनन जो है दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट जी किए हैं, और खोज इसका कौन किए हैं, जगपति, जगपति जोशी। खनन ही पूछेगा। फिर देखिएगा यह भारत में सैंधव का सबसे बड़ा स्थल है, पहला चीज भारत में सैंधव का सबसे बड़ा और सैंधव स्थल सबसे सुंदर स्थल, सबसे सबसे सुंदर ना, पहला चीज ये सबसे सुंदर धौलावीरा। और भारत में सबसे बड़ा, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा, अगर पूछ ले पूरे सैंधव में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, पूरे सैंधव में, पूरे सैंधव में सबसे बड़ा स्थल गडेरी, गडेरी वाला, यह दोस्तों आप लोगों का पाकिस्तान में स्थित है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। यहाँ का साक्ष्य पूछ लेगा, कहाँ का, धौलावीरा का, धौलावीरा का साक्ष्य पूछ लेगा ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का स्टेडियम का साक्ष्य मिला, जल निकासी का साक्ष्य मिला, जल निकासी का साक्ष्य मिला, बांध सबसे इम्पोर्टेंट, बांध का साक्ष्य मिला था, स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला था, और एक था पर्यवेक्षणशाला, मतलब सबसे सुंदर था, यहाँ पर्यावरण के बारे में भी चीज़ें रहती थी। फिर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, मध्यमा, फिर नगर टीला, नगर टीला। दुर्ग टीले में बड़े लोग रहते थे, नगर टीले में जो है छोटे आदमी रहते थे ना। अब देखिए फिर उसके बाद आगे आप लोगों को दो को हम बता देते हैं, एक राखीगढ़ी देख लीजिए, एक आलमगीरपुर देख लीजिए, तब बताएंगे। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का खनन कौन किया, अमरेंद्र नाथ ने, अमरेंद्र नाथ। और राखीगढ़ी से मात्र देवी की अंकित एक मुद्रा मिली, मात्र देवी अंकित मुद्रा पर कौन अंकित था, मुद्रा पर किसका चित्र बना था, मात्र देवी का ना, मात्र देवी की अंकित एक लघु मुद्रा मिली थी, छोटी मुद्रा। फिर उसके बाद आलमगीरपुर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चीज़ आप लोगों का यूपी में स्थित है, और यूपी की आप लोग पेपर देने वाले हैं। चलिएगा
यूपी के। इसे परशुराम का खेड़ा कहते हैं। क्या? इसे परशुराम का खेड़ा, परशुराम का खेड़ा कहा जाता है। इसका दोस्तों आप लोगों का खनन कौन किए जानते हैं? आलमगीरपुर का खनन कौन किया था? इसका खोज दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञ यज्ञदत्त यज्ञदत्त शर्मा जी की थे। और यह दोस्तों आप लोग कहाँ स्थित है? हमने बताया यूपी। अब कहाँ पर स्थित है? मेरठ में बताया था, सबसे पूर्वी भी है ना यूपी, मेरठ में। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी, ये भी बताया था विस्तार वाले में। अब देखो, आलमगीरपुर से साक्ष्य आप लोगों को बता देते हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले थे। आलमगीरपुर से साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? चलिए एक एक करके बिल्कुल साक्ष्य को देख लेते हैं, जो जो साक्ष्य इंपॉर्टेंट हैं। आलमगीरपुर से साक्ष्य कौन कौन से मिले थे दोस्तों? आप लोगों का सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल। और यह दोस्तों कुबड़ वाला बैल किससे बना हुआ था? टेराकोटा से। अब देखो, आप लोग सोचेंगे टेराकोटा क्या है? यह दोस्तों आप लोगों का क्या है? आग में पकाई गई हुई मिट्टी है। क्या है दोस्तों? टेराकोटा आग में पकाई गई हुई मिट्टी। जैसे कोई मिट्टी पहले कमज़ोर रहती है ना, फिर उसको जब आग में पका देंगे है तो वह जबर हो जाती है, मतलब कड़ी हो जाती है, वह मजबूत हो जाती है। क्या दोस्तों? वह मिट्टी जो है मजबूत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ टेराकोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। फिर उसके बाद मिट्टी के बर्तन मिले थे, मिट्टी के बर्तन का भी साक्ष्य मिला था। मनके, पिंड, रोटी, ये सब मिले थे। फिर उसके बाद तांबे का टूटा हुआ ब्लेड एक लिख लीजिए, तांबे का टूटा हुआ ब्लेड। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा ना, पक्का आया होगा। अब दोस्तों हमारा सब कुछ खत्म हो गया, स्थल और साक्ष्य खत्म हो गया। यही चीज़ें आप लोगों से पूछते भी हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं, जैसे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कुछ चीज़ें जो है अन्य देशों से मंगाते थे। जैसे सोना को कहाँ से मंगाते थे, चांदी को कहाँ से मंगाते थे। फिर उसके बाद एक जो है दोस्तों सेलखड़ी, जिससे मोहर बनाते थे ना, सेलखड़ी से ये लोग मोहर बनाते थे। ये सेलखड़ी को कहाँ मंगाते थे? सोना को जो है दोस्तों ईरान से मंगाते थे, ईरान से और अफ़गान से, ईरान और अफ़गान से सोना को मंगाते थे। फिर चांदी जो है दोस्तों, चांदी को भी ईरान और अफ़गान से ही मंगाते थे। सेलखड़ी को कहाँ से मंगाते थे? बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से सेलखड़ी को मंगाते थे ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में, इतना तो समझ में पक्का आया होगा। देखो कुछ फैक्ट आप लोगों को लिखा देते हैं, एक आध दो फैक्ट लिखा देते हैं ना, एक आध दो फैक्ट लिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका मुख सड़क की तरफ खुलती थी। लोथल सड़क की तरफ खुलती थी। दोस्तों इतना समझ में आएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।